देखिए जी, आज हम लोग 2022 में आ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे सेट 19। आप लोगों का एग्ज़ाम बस अब 1 महीना रह गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छा से तैयारी कर रहे होंगे। सेट 19 को लेके आए हैं आज हम। और देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, कितना आपके लिए फ़ायदेमंद है। देखो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि x बराबर 0 पर फंक्शन cos ax माइनस cos bx बटा एक्स स्क्वायर जब x डज नॉट इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 जब x इक्वल टू 0 संतता की जांच करें। x बराबर 0 पर हमें संतत की जांच करना है। सब लोग जानता है कि संतत जांच करने के लिए पहले LH लिमिट निकालते हैं। तो चलो x बराबर 0 पर हम लोग जांच शुरू करते हैं और इसमें LH लिमिट निकालते हैं। तो LH लिमिट मतलब होता है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 पर चेक हो रहा है तो 0 के तुरंत बाद माइनस, जिसका अर्थ होता है 0 से छोटा। अब 0 से छोटा ये वाला बता रहा है या ये वाला बता रहा है, आपको बताना है। अब देखो नीचे वाला जो है साफ सुथरा कह रहा है कि x बराबर 0 चलेगा, लेकिन हई कह रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 0 यानी x 0 के बराबर नहीं होगा, वो वाला चलेगा। अब जब x 0 के बराबर नहीं होगा तो इसी में ना बड़ा मिलेगा 0 से या छोटा मिलेगा 0 से। तो बड़ा या छोटा यानी LH और RH दोनों ही इसी में पड़ेगा, ऊपर वाले में। तो ऊपर वाले को लिखो cos ax माइनस cos bx बटा में हो गया एक्स स्क्वायर, देख रहे हो। अब इसको हम क्या करेंगे कि cos c माइनस cos d के सूत्र पर तोड़ देंगे। अब जिस इंसान को 11th क्लास का ये फार्मूला याद होगा cos c माइनस cos d, वो आसानी से बना लेगा। cos c माइनस cos d का सूत्र होता है 2 sin c प्लस d x प्लस bx बटा 2 इंटू साइन d माइनस सी bx माइनस एक्स बटा 2। ये सूत्र होता है किसका, साइन सी माइनस साइन डी का। बटा में एक्स स्क्वायर है तो एगो इसके नीचे x दे देते हैं, एगो इसके नीचे x दे देते हैं, x x गुना होके आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि दो हाई जो है ये बाहर हो गया, आ लिमिट x टेंस टू 0 माइनस हो गया, साइन हो गया, इसमें से x कॉमन कर लेंगे बाहर, ऐसे x और x कॉमन हो जाएगा तब b प्लस ए हो जाएगा। बटा के नीचे b को पहले लिख दिया, a को बाद में, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में है तो आगे पीछे हो सकता है। दोनों में से x कॉमन कर लिया, इसके बटा में 2 है तो बटा में 2 दे देते हैं और हाई जो x है वो यहाँ लिख देते हैं और हाई जैसा है वैसे ही यहाँ लिख देते हैं और इसी चीज को गुना में भी लिख देते हैं क्योंकि हम इसे जबरदस्ती लिखे हैं। अब हम चाहें तो हाई या हाई कटा देंगे तो x नीचे बचिए जाएगा, x से इसमें और इसमें गुना होगा तो हाई फिर आ जाएगा। इनटू इसके लिए भी वही काम करते हैं, साइन है तो साइन लिख देते हैं, इस दोनों में से x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा b माइनस ए बटा में 2 और ये पहले से x है तो x लिख देते हैं, आई b माइनस ए बटा 2 और इसी को गुना में लिख देते हैं b माइनस ए बटा 2। अब अगर हम हाई चाहे कटाना तो हाई या हाई कटा देंगे, x से x मिल जाएगा, हाई गुना होगा तो इतना आ जाएगा। तो आप कहिएगा कि ऐसा आपने क्यों किया। तो देख भाई, आपको पता है कि एक नियम होता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x, इसका मान 1 होता है। यानी साइन के साथ में जो भी होगा वही चीज अगर नीचे हो जाए तो इसका मान क्या हो जाता है, 1। यानी साइन हाथी बटा हाथी हो जाए तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बोलो यहाँ साइन के साथ जो हाथी है वही हाथी नीचे भी है तो ये नीचे हमने जबरदस्ती लिखा तब ना आया,
तो अगर हई जबरदस्ती नीचे लिखे हैं तो इसी से गुना कराए हैं, क्योंकि जबरदस्ती तो गणित में चलता नहीं है। चलो, तो साइन के साथ में जो चीज यहाँ है वही चीज नीचे हमने इसलिए लाया क्योंकि इसे एक बनाने का इरादा है। साइन के साथ में जो है वही चीज नीचे हमने इसलिए लाया क्योंकि इसे एक बनाने का इरादा है। चलो भाई, इसे हमने एक बना लिया, इसे हमने एक बना लिया, बच गया हई और बच गया हई, बाहर बच गया 2, तो हम उसी को लिख देंगे। देख भाई, तो लिमिट सहित हई है तो एक बन गया, लिमिट के साथ में हई है तो ये एक बन गया, बच गया हई, बच गया हई और हई बच गया, यानी 2 इंटू बी प्लस ए बाई 2 इंटू बी माइनस ए बाई 2, एगो 2 से एगो 2 कट गया, बी प्लस ए बी माइनस ए हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब बटा में कौन चीज 2। तो ये हमारा LH लिमिट हो गया। मैंने थोड़ा देर पहले बोला था कि x डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए LH लिमिट और RH लिमिट दोनों उसी में पड़ेगा। तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि इसी प्रकार RH लिमिट भी वही आएगा, RH लिमिट भी यही आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो उसी में पड़ेगा, 0 से बड़ा, 0 के बराबर वाला इसमें पड़ेगा, तो इसका भी मान वही है, यानी वैल्यू ऑफ मेन पॉइंट, वैल्यू ऑफ मेन पॉइंट कितना हो जाएगा भैया? तो वैल्यू ऑफ मेन पॉइंट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। अब LH लिमिट हो या RH लिमिट हो या वैल्यू ऑफ मेन पॉइंट हो, तीनों बराबर है, अतः हम बोल सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन संतत है। चेक भी हो गया, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, उम्मीद है कि आप इसे बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या है, आइए उसे भी देख लेते हैं। देखिए, तो 2 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि थीटा बराबर पाई बाई 3 पर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का महत्तम मान है। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि सिद्ध करें कि थीटा बराबर पाई बाई 3 पर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का महत्तम मान है, यही सिद्ध करना है। अरे भैया ठीक है, वही सिद्ध होगा, बट मान लो कि एफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी जो फंक्शन है उसे एफ थीटा मान लो, थीटा में फंक्शन है, तो डीसी करो भैया, डीसी करोगे तो साइन थीटा के डीसी कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा चुपचाप, और 1 प्लस कॉस थीटा का डीसी होता है माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा चुपचाप। अब बताओ जी, एफ डैश थीटा हमने उतार दिया, कॉस थीटा भी हमने उतार दिया, 1 प्लस कॉस थीटा भी हमने उतार दिया, साइन 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 स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देख रहे हो, साइन थीटा गुना होगा साइन स्क्वायर थीटा, उसका सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख भाई, एफ डैश थीटा तो हम लिख दिए, इसमें 1 प्लस कॉस थीटा है और इसमें भी 1 प्लस कॉस थीटा है, क्योंकि आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ोगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी आएगा, तो इसमें से 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन हो गया, तो बच गया कौन सी कॉस थीटा, और यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन हो गया, तो बच गया कौन सी 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो जी ये कैसा हो गया, तो 1 प्लस कॉस थीटा बाहर हो गया और कॉस थीटा हाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस थीटा 2 कॉस थीटा और हाई माइनस 1 हो जाएगा इसे। अब फॉर मैक्सिमा
और मिनिमा। हम क्या करते हैं भैया, डीसी को 0 के बराबर लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0। जब हम इसके बराबर 0 लेंगे तो कॉस थीटा का मान आ जाएगा -1, और कॉस थीटा का मान -1 होगा तो थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान होगा भैया पाई, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है तो कॉस पाई का मान -1 होता है। उसी प्रकार जब हम इसके बराबर 0 लेंगे, इसके बराबर 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो cos थीटा बराबर आ जाएगा 1/2, जो कि थीटा का मान देगा π/3, क्योंकि cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ इसको 0 लेने से हमें थीटा का मान पाई मिला, इसको 0 लेने से हमें थीटा का मान π/3 मिला। अब देखो थीटा का मान 2 प्राप्त हुआ है। अब इसी दोनों मान को फंक्शन में रखोगे तो तुम्हें मान जो आएगा उसमें जो बड़ा होगा वो महत्तम मान होगा, और पता चल जाएगा कि किसको रखने से सबसे बड़ा मान आया। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी होता है कि जो फंक्शन का डीसी किए रहते हैं आप, उसका डीसी एक बार और करें, यानी डबल डीसी करें और इसको पुट करें। डबल डीसी जिस फंक्शन को पुट करने से 0 से छोटा होगा वही मान फलन का महत्तम मान देगा। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, और जब ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा है तो सबसे बेस्ट उपाय यही है कि थीटा का भी मान रख दो फंक्शन में पाई, और π/3 भी रख दो, यानी एफ थीटा निकालो, यानी एफ पाई निकालो। तब पाई रखो, यहाँ पाई रखो तो हो जाएगा साइन पाई या इंटू 1 प्लस कॉस पाई। अब साइन पाई का मान 0, 0 से कुछ में गुना तो 0। एफ π/3 भी निकालो, π/3 भी रखो, तो यहाँ π/3 रखोगे तो साइन π/3 इंटू 1 प्लस कॉस π/3। इसको हल करोगे तो साइन π/3 का मान √3/2 और 1 प्लस कॉस π/3 का मान 1/2। 2 एकम 2 एक 3, 3/2 तो हो जाएगा 3√3 और बटा में 4। यानी पाई रखने से फंक्शन का मान 0 आया, अब π/3 रखने से 3√3/4 आया। तो 0 और इसमें कौन बड़ा है तुम ही बता दो। तो पता चला कि ये बड़ा है, तो ये किससे आया, π/3 से आया। दैट मीन्स π/3 पर ही महत्तम मान है। ये एक तरीका है, क्योंकि जब 2 मान है तो इसी पर में किसी पर ना किसी पर तो महत्तम मान होगा ही, क्योंकि महत्तम ही पूछ रहा है। तो ये एक तरीका है। दूसरा एक और तरीका है, हम आपको बोले ना कि जो डीसी हुआ है उसका एक बार और डीसी कर सकते हो, और उस डीसी में आप पाई को भी रख सकते हो, π/3 को भी रख सकते हो। और जब डबल डीसी में हइयो रखाएगा तो डबल डीसी या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। अगर इसको रखने से 0 से बड़ा होगा, डबल डीसी इसको रखने से 0 से बड़ा होगा, इसका अर्थ है कि इस पर फलन का मान न्यूनतम है। अगर इसको रखने से डबल डीसी 0 से छोटा होगा तो इसका अर्थ है कि इस पर फलन का मान महत्तम है, और ऐसा ही होगा भी। ठीक है, तो आप वो तरीका भी अपना सकते हो, आपकी मर्जी। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि सिद्ध करे कि मूल बिंदु पर वक्र 2y² बराबर x3, 2y² बराबर x3, और एक लिखा है y² बराबर 32x, y² बराबर 32x। ये दोनों ही वक्र एक दूसरे को 90 डिग्री पर स्पर्श करते हैं। अब भैया तुम एक बात बताओ, हाई एक वक्र है, हाई एक वक्र है,
बताओ ये दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श किए हैं, ये भी एक वक्र है, ये भी एक वक्र है, दोनों एक दूसरे को स्पर्श किए हैं। आप समझ सकते हो ये भी एक वक्र है और ये भी एक वक्र है, ये भी एक दूसरे को स्पर्श किए हैं। अब बताओ हम कैसे पहचानेंगे कि दोनों वक्र एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद किए हैं? तो ये तो सिर्फ स्पर्श किए हैं, इसमें प्रतिच्छेद वाली बात तो दिख भी नहीं रही है। चलो इस वक्र को देखो और इस वक्र को देखो, कैसे हम पता करेंगे कि ये दोनों 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद किए हैं? बताओ। जब लाइन ही एक सरल रेखा नहीं है, जब इसमें जो वक्र लाइनें हैं यानी जिससे ये वक्र खिंचाया है वो लाइन जो है वो टेढ़ा है, तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि इसके बीच का कोण 90 डिग्री है? एक उपाय है, अगर इस वक्र पर स्पर्श रेखा खींच दिया जाए और इस वक्र पर स्पर्श रेखा खींच दिया जाए और दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण अगर 90 डिग्री हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों वक्र एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब ये स्पर्श किए हैं, ये वक्र तो पहले एक दूसरे को काटे नहीं है, हयो नहीं काटे हैं, हयो नहीं काटे हैं, लेकिन हई तो एक दूसरे को काटा था। और यहां देखो इनका स्पर्श रेखा भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं, अतः हम बोल सकते हैं कि किसी भी दो वक्र को 90 डिग्री पर काटने का अर्थ है कि उनका स्पर्श रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटा है। क्लियर? अब चलो ऊपर जो दो वक्र है हमें सिद्ध कर देना है कि ये दोनों वक्र एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो क्या करते हैं भाई? सबसे पहले फर्स्ट वाले का डीसी करते हैं, समीकरण फर्स्ट से डीसी करो, दो घुमाओगे तो 4y इंटू डी वाई बटा डी एक्स और एक्स क्यू का डीसी 3x स्क्वायर। अब 4y भाग में भेज दो, डी वाई बटा डी एक्स और 3x स्क्वायर बटा 4y आ जाएगा। हाँ जी, ध्यान रखना इस प्रश्न में जो अभी हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास सेट मिला होगा या फिर असाइनमेंट में दिया गया होगा, आप देखिएगा उसमें लिखा है क्वेश्चन में कि सिद्ध करो कि ये दोनों वक्र एक दूसरे को मूल बिंदु पर 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी मूल बिंदु पर लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, यानी चर्चा इसमें मूल बिंदु की भी हुई है। तो भैया अगर हम इस वक्र का डीसी किए हैं तो वक्र के डीसी से हमें स्पर्श रेखा की ढाल मिलती है। अगर ये स्पर्श रेखा की ढाल है तो हमें मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल निकालनी है। तो जब आप मूल बिंदु 0 0 पुट करोगे यानी x के 0 y को 0 बनाओगे तो 0 बटा 0 आएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। तो अपरिभाषित हो जाना, ऊपर 0 नीचे 0, ये खाली अपरिभाषित नहीं है, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, क्योंकि ऊपर भी 0 हो जा रहा है नीचे भी 0 हो जा रहा है। खाली नीचे 0 होता तो साफ साफ दिखता कि हाँ ये माने अपरिभाषित हो रहा है केवल नीचे 0 होने के कारण। और जब ऊपर भी 0 हो जाए नीचे भी 0 हो जाए तो इसका अर्थ है कि समझ में नहीं आ रहा है कि माने पहले ऊपर वाला है कि पहले नीचे वाला है। इसलिए पहले इसको एक साइड करो, यानी किसी एक को क्लियर करो, किसी एक को नीचे से ऊपर भेजो ना तो ऊपर से नीचे भेजो, यानी एक साइड करो। कैसे करेंगे भाई? तो y का मान समीकरण फर्स्ट से निकालेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट से लेने पर तो y का मान यहां से निकालेंगे तो निकलेगा एक्स क्यू बटा 2 का अंडर रूट, तो डी वाई बटा डी एक्स यहाँ पुट कर दो, 3x स्क्वायर लिख दो, 4 है तो 4 लिख दो, और y का मान यहाँ से लेके आओगे फर्स्ट वाले से तो एक्स क्यू बटा 2 का अंडर रूट ऐसे आ जाएगा, एक्स क्यू बटा 2 का अंडर रूट। अब देख भाई तुम समझ सकते हो कि भाई जो लिखा गया है इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, 3x स्क्वायर बटा 4 है तो 4 है, 2 रूट में है तो बटा में रूट 2, और x 3 गो है तो 2 गो x से एगो x बाहर निकाल लो, एगो को अंदर भेज दो ऐसे। अब इसमें एगो x से है एगो x कट जाएगा, आई नीचे से ऊपर भेजा जा सकता है, ऊपर भेजा जाएगा तो ये कौन सी में हो जाएगा भैया? माइनस में हो जाएगा जा करके। अगर ये बात आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, देखो
3x² है तो 3x² लिख दो, 4 है तो 4 लिख दो, और हाई जो चीज है हाई इसे आप ऐसे लिख दो, √x³ बटा √2, आराम से ऐसे लिख दो। अब इसे आप कैसे कर सकते हो, इसको भेज दो ऊपर तो हो जाएगा ऐसे 3√2 ऊपर जाएगा तो x² है तो x², 4 है तो 4, हाई √x³ है तो ये रूट हटेगा तो x³/3/2 होगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, x⁻−3/2 ऐसे है 3 है और रूट हटेगा तो इसके बटा में 2 आ जाएगा तो x⁻3/2 हो जाएगा, और x⁻3/2 नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा। अब ऊपर x चला गया, देख रहे हो। अब आप dy/dx के मान मूल बिंदु पर निकालो। देखो नीचे कुछ नहीं है, नीचे y नहीं है, सब x में हो गया, यहाँ x और y दोनों था, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, तो अपरिभाषित हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अपरिभाषित जो हो रहा है वो गलत तरीका से हो रहा है, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि इसमें ज्यादा वैल्यू x का है कि ज्यादा वैल्यू y का है, बात समझ रहे हो। इसलिए ये वाला सिस्टम बिगाड़ देगा, तो हमें y का मान निकाल के पुट करना पड़ेगा और ऐसा बनाना पड़ेगा। फिर क्या हो गया कि जब इस तरह से आएगा हमारा, तो अब x के जगह 0 जब पुट होगा 0 0, y तो इसमें है नहीं तो x की जगह पर 0 पुट होगा, जब यहाँ 0 पुट होगा यहाँ 0 पुट होगा तो 0 के पर कुछ भी 0 0 से गुना होगा तो 0 आएगा। अब ये ढाल 0 हो गया, तुम देख रहे हो dy/dx का मान 0, और dy/dx मतलब स्पर्श रेखा की ढाल, और जब स्पर्श रेखा की ढाल 0 है तो किसी भी रेखा की ढाल अगर 0 होती है तो इसका अर्थ है कि वह रेखा x अक्ष के समानांतर है, और खास करके जब मूल बिंदु के वजह से 0 है तो वह खुद x अक्ष ही है, वह खुद क्या है, x अक्ष ही है। अतः स्पर्श रेखा x अक्ष है, x अक्ष है। देखो हम x अक्ष इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मूल बिंदु को रखने से ढाल 0 हुआ है, अगर किसी और बिंदु को रखने से 0 हुआ होता तो हम x अक्ष के समानांतर बोलते, लेकिन मूल बिंदु को रखने से 0 हुआ है, इसका अर्थ है कि खुद x अक्ष ही है, क्योंकि x अक्ष ही मूल बिंदु से जाता है। समझ में आया, क्लियर। अब समीकरण सेकंड से देखो, सेकंड वाले का डीसी करो तो y² का डीसी 2y इंटू dy/dx, इसका डीसी यही होगा, और 32x का डीसी 32 होगा। अब 2y को भाग में भेज दो, dy/dx, अब इसमें 32/2y है, देख रहे हैं, इसमें नीचे एगो y है, तो यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बात समझ रहे हो, यहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम बदलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ अगर हम 0 पुट करेंगे तो एक सिर्फ y के कारण अपरिभाषित होगा, लेकिन अगर यहाँ हम पुट कर रहे थे तो दोनों जगह 0 मिल रहा था, जिसमें धोखा हो रहा था। नीचे 0 होने के कारण आप अपरिभाषित कर देंगे, लेकिन ऊपर 0 होने के कारण 0 में किसी भी संख्या से गुना होता है तो 0 हो जाता है, यानी यहाँ वाला चीज लफड़ा में पड़ जाएगा। लोग कहेगा कि आप पहले ऊपर 0 पुट करके गुना किए हैं तो 0 होना चाहिए, कोई कहेगा कि नहीं बटा के नीचे 0 आया है तो अपरिभाषित होना चाहिए, तो यहाँ लफड़ा उत्पन्न होगा, इसलिए इसको चेंज करना पड़ा, किसी एगो में लाना पड़ा x में खाली, और तब पुट किया गया तो वास्तव में क्या आया, 0 आया। और यहाँ देखिए यहाँ एक एगो y आया है इसमें, अब आप अगर dy/dx का मान यहाँ भी निकालते हो 0 0 पर, तो इसमें x नहीं है, खाली y है, तो y के जगह 0 पुट होगा तो 32/0 आएगा, जो कि साफ शब्दों में अपरिभाषित है। तो जब किसी रेखा का ढाल अपरिभाषित होता है, इसका अर्थ है कि वह रेखा y अक्ष के समानांतर है। आपको पढ़ाया गया होगा कि यदि किसी रेखा का ढाल x अक्ष के समानांतर होगा, यदि कोई रेखा x अक्ष के समानांतर होगा तो उसका ढाल 0 होगा, और यदि कोई रेखा y अक्ष के समानांतर होगा तो उसका ढाल अपरिभाषित होगा। तो यहाँ वाला मतलब सेकंड वाले वक्र का जो स्पर्श रेखा है उसका ढाल अपरिभाषित निकल रहा है, यानी वह खुद y अक्ष है, क्योंकि मूल बिंदु पर निकला है, बात समझ रहे हैं। तो हम बोल देंगे कि अतः स्पर्श रेखा y अक्ष है, अब बताओ फर्स्ट वाला जो वक्र है उसका स्पर्श रेखा x अक्ष है, और सेकंड वाला जो वक्र है उसका स्पर्श रेखा y अक्ष है। तो जब x अक्ष और y अक्ष की बात आई है तो क्या x अक्ष और y अक्ष दोनों एक दूसरे पर लंब नहीं होता है,
बोलो होता है, बेशक मूल बिंदु पर ही होता है। अतः हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पर 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी दोनों वक्र का स्पर्श रेखा खुद x अक्ष और y अक्ष है, इसलिए दोनों वक्र एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। अतः दोनों वक्र मूल बिंदु पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं। हो गया, लिख देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो कृपया एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा और अच्छा से समझ लीजिएगा। पूछा हुआ प्रश्न है। तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती हो, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। आइए जी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि y बराबर 3x के पावर 2x के पावर 3, तो सिद्ध करे कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बटा डी एक्स प्लस 6y बराबर 0 होता है। y इक्वल टू 3e के पावर 2x प्लस में 2e के पावर 3x, तो सिद्ध करें डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बटा डी एक्स प्लस में 6y बराबर 0। कोई बात नहीं, फटाफट बना दो भैया। एक और डीसी करो, यहाँ 3 दूनी 6e के पावर 2x, 3 दूनी 6e के पावर 3x। एक बार और डीसी कर दो, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर 6 दूनी 12e के पावर 2x, 6 3 18e के पावर 3x। अब LHS लिख लो भैया। LHS में क्या है, तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस में 5 डी वाई बटा डी एक्स प्लस में 6y, यही ना LHS है, देख लो। अब डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान है 12e के पावर 2x प्लस में 18e के पावर 3x। 5 डी वाई बटा डी एक्स का अर्थ है कि डी वाई बटा डी एक्स जो है उसमें 5 से गुना कर दो, तो 5 छक 30e के पावर 2x। अब इसमें भी 5 से गुना होगा तो 5 छक 30e के पावर 3x, माइनस 5 से गुना इसलिए दोनों जगह माइनस हो गया। और उसके बाद कर रहे हैं 6y, क्या कर रहे हैं 6y, तो प्लस में 6 से y में गुना करो, ये ना y है, तो 36 18 e के पावर 2x, 6 से इसमें गुना था 6 दूनी 12 e के पावर 3x। अब भाई 3x वाला है तो 12 गो 18 गो 30 गो, 18 गो 12 गो 30 गो, तो सीधे सीधे मिल रहा है 30e के पावर 2x और 30e के पावर 3x, 30e के पावर 3x और माइनस में बच गया 30e के पावर 2x माइनस में 30e के पावर 3x। ये वाला सब कट गया, बराबर में बच गया 0, बराबर में हो गया RHS। क्लियर, देख लो आ गया 0। तो ये प्रश्न आसान है, कोई भी बना लेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 के पावर 1/5 का सन्निकट मान ज्ञात करें। 33 के पावर 1/5 का सन्निकट मान ज्ञात करें। अब देख भाई, तुम सब जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो कि 33 के पावर 1/5 जो है, जैसा क्वेश्चन है वैसा फंक्शन मान लो। माना f(x) इक्वल टू x के पावर 1/5 हो गया। अब इसका डीसी कर दो, f डैश x बराबर 1/5 घूम जाएगा, x के पावर -4/5, 1 में से 5 घटेगा तो, अब माइनस को नीचे भेजोगे तो 1/5 x के पावर 4/5 ऐसे हो जाएगा, देख लो।
डीसी हो गया। सूत्र कहता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब क्या करेंगे कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यहाँ लिख लेते हैं। एफ एक्स का मान कितना है, एक्स के पावर 1/5, एफ डैश एक्स का मान 1/5 एक्स के पावर 4/5 और इंटू में डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स। अब हमें फैसला लेना पड़ेगा कि एक्स का क्या मान रखें और डेल्टा एक्स का क्या मान रखें। तो देख भाई 33 के नीचे नजदीक 33 के नजदीक कौन ऐसा संख्या है जो किसी दूसरे संख्या के पावर 5 करने से आ जाएगा। तो 33 के नजदीक 32 है जो 2 के पावर 5 करने से आता है। तो हम x बराबर 32 और डेल्टा x बराबर 1, क्योंकि 32 और 1 जोड़ के कहा जाएगा 33 लेते हैं। लेने पर अब 32 यहाँ सेट करोगे तो एफ एक्स 32 प्लस 1 होगा, x के जगह 32, डेल्टा x के जगह 1, x की जगह 32 के पावर 1/5 प्लस 1/5, x के जगह 32 के पावर 4/5 और डेल्टा x के जगह 1। 32 को 1 33 को 32 को लिख दो 2 के पावर 5 गुना में कर दो 1/5। 32 के लिए 2 के पावर 5 आई पावर 1/5 है तो ये गुना में आ गया। 1 से 1 में गुना 1 और 5 है तो 5। 32 के लिए लिख दो 2 के पावर 5 गुना में ला दो 4/5 ऐसे। अब F33 तो अगर एफ एक्स का मान x के पावर 1/3 है तो F33 का मान हो जाएगा 33 के पावर 1/5। तो 33 के पावर 1/5 हो गया आई और 2 के पावर 5 था, 5 से 5 खत्म तो 2 के पावर 1 यानी 2। अब देखो 2 के पावर 5 है तो 5 से 5 घट गया, 2 के पावर 4 16, 16 × 5 80 यानी 1/80। अब बड़ी आसानी से आप बना सकते हो 1 में 80 से भाग दे करके, कहीं भी आप भाग दे देना 1 में 80 से भाग दोगे तो पहले 1 0 बैठाओगे तो 0 लिखोगे, 1 0 और बैठाओगे तो 0 लिखोगे और फिर 100 हो गया तो 80 एकम 80 ऐसे कटा दोगे और फिर 80 एकम 80 कटेगा 20 आएगा, फिर 80 दूना 160 इस तरह से आएगा। 0.012 लगभग में आएगा, 0.012 ऐसे लगभग में आएगा। जोड़ दोगे तो आ जाएगा 2.012। ये लगभग में निकलता है क्योंकि अप्रोक्सीमेट मान है, सन्निकट मान है। तो आप देख लेना या फिर मोबाइल से भाग दे लेना, देख लेना या याद कर लो। तुमको भाग देने आता है ना, मेरी बात छोड़ो ना, भाग दे लेना, देख लेना आ जाएगा क्या चीज, जोड़ देना। ठीक है, 1 में 80 से भाग देना, जो आएगा उसको 2 में जोड़ देना। चलो जी, तो इस प्रकार से हमने बना दिया इस प्रश्न को भी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें कि बिंदु -2 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करें। देख भैया, जब भी वक्र का समीकरण ज्ञात करने की बात करेगा ना तो समझ जाना कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि जिसके किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की परमता है, जिसके किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की परमता 2x/y² है। अब देख भाई, एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की परवलता को dy/dx से सूचित किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साफ शब्दों में दिख रहा है कि dy/dx का जो मान है वह 2x/y² है। प्रश्न में लिखा है, देख लो। इससे इसमें गुना करा दो तो y² dy हो जाएगा, इससे इसमें गुना करा दो तो 2x × dx हो जाएगा और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का चिन्ह ले लो। इसका हो जाएगा y³ और इसका हो जाएगा 2x का इंटीग्रेशन x² प्लस में c। अब इसे आप फर्स्ट बोल सकते हो, चूंकि वक्र किस बिंदु से जा रहा है तो -2 3 से जा रहा है। तो जब -2 3 से जा रहा है तो y के जगह पर 3 और x की जगह पर -2 रख दो, इस तरह से।
तो 2 के पावर 2 यानी 4, 3 के पावर 3 यानी 27, 27 में 3 से कटाओगे तो आएगा 9, बराबर में ही हो जाएगा 4 प्लस में सी बराबर आ जाएगा 9 में से 4 गया 5। अभी सी के मान को समीकरण फर्स्ट में रख दो, सवाल बन गया। समीकरण फर्स्ट में सी का मान रखने पर, तो सी का मान जब रखोगे यहाँ 5 तो क्या हो जाएगा, तो वाई क्यू बटा में 3 बराबर में एक्स स्क्वायर, अब प्लस में 5, अब 3 से गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वाई क्यू अब प्लस में 3x स्क्वायर बराबर में, और उसके बाद प्लस में 15, और यही हो गया आपका आंसर। देख लो 3 से इसमें गुना हो गया, तो ये वक्र का समीकरण मिल गया। चलो जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सदिशों इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात करें। अरे भैया देखो, कोण ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन कैसा आता है, दो सदिशों के बीच में कोण निकालो, दो रेखाओं के बीच में कोण निकालो, दो समतलों के बीच में कोण निकालो। जब भी सेम सेम रहेगा, दो रेखा, दो सदिश, दो समतल, तो cos थीटा का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन जब कह देगा कि एक रेखा और एक समतल के बीच में कोण निकालो, दैट मीन्स यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। आओ देखते हैं कैसे बनेगा। ये है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि एगो वेक्टर ए है, खुद से मान लो, i-2j और प्लस में 3k। एगो वेक्टर बी है 3i माइनस में 2j प्लस में k। इसके बीच का कोण निकालना है। अब देखो, कोई कोई cos थीटा का हाई फार्मूला लगा देता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी, ये भी सही है। और इसी का एक और रूप होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, तो वो भी लगा सकते हो। चलो हम इसी को लगाते हैं और इसी पे बनाते हैं। cos थीटा लिख देते हैं, a1 a2 गुना करो सामने सामने, तो 3 एकम 3, 2 दूना 4 और 3 एकम 3 बटा रूट अंडर 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 14, 3 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 14। cos थीटा इक्वल टू ऊपर आ जाएगा 4 3 7 3 10, रूट 14 खाली 14, तो 5 दूनी 10 7 दूनी 14, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5/7, और यही आपका आंसर हो गया। देख लो, हो गया, सवाल बन गया। ये कौन बड़ी बात है। तो हम एंगल निकाल दिए। 2 नंबर में पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, आप इसकी तैयारी कर सकते हो। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैथमेटिक्स में यही तो होता है, वो बहुत टच कराना बहुत कठिन बात है। इस टाइप पे क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, पहले ही बोल दिया कि वेक्टर ए जो है मेरा मात्रक सदिश है, तो हम क्यों नहीं इसका मोड 1 ले लें, क्योंकि मात्रक सदिश वही होता है जिसका मोड 1 होता है। मोड माने परिमाण, ठीक है। अब कह रहा है कि वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए का मान 15 है, तो मोड वेक्टर एक्स निकालें। तो ये चीज दिया है, हयो दिया है, हयो दिया है, तो हम इसको हल करते हैं। ये चीज दिया है, पहले ही से लिख सकते हो, दिया है, और इतना बराबर इतना दिया है। तो जब ये चीज दिया है तो हम इसको हल करते हैं साफ शब्दों में कि चूंकि वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए और वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए बराबर 15 आप दिए हो, तो हम इसको हल करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर बराबर में 15। अब इसका मान निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने दो। इसका मान जो है पता है पहले से कि कितना है 1, तो लिख दो -1 स्क्वायर बराबर में 15। 1 के स्क्वायर 1 जाके उसमें जुट जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा 16। और चुपचाप मोड एक्स का मान पूछा जा रहा है, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर 16, तो सीधे सीधे मोड एक्स का मान कितना आ जाएगा, तो 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख रहे हो। तो इस प्रकार से हमने 8 गो 2 नंबरिया क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इस सेट का।
अब हम चलेंगे 5 नंबरिया क्वेश्चन बनाने। देखो जी, 5 नंबरिया क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं ए बी इतना को मिलाने वाली रेखा एक्स वाई तल को काटती है। बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 गो आ चुका है और ये 3D का क्वेश्चन है। आइए समझते हैं कैसे बनेगा। कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं ए, क्वेश्चन नंबर 1 है 5 नंबरिया का, लिखेंगे A 3 4 1 ऐसा लिखा है और B 5 1 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। अब देखो, 2 बिंदु को मिलाकर जाने वाली रेखा का समीकरण आप पढ़े हो, सदिश समीकरण वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए पढ़े हो। अब इसमें वेक्टर ए जो है वो है ना, है पहल का बिंदु 3i प्लस में 4j माइनस में प्लस में 1k ऐसे, और प्लस में लेमडा बी माइनस ए, इसमें से इसको घटाओ, 5 में से 3 गया 2i, 1 में से 4 गया माइनस 3j, और 6 में से 1 गया 5k, ऐसा हो गया। तो इस सूत्र के सहायता से हमने उस रेखा का समीकरण लिख लिया जो इस दोनों बिंदु से होकर गया। अब इसको और थोड़ा सटीक कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा 3 और 2 लेमडा, 3 प्लस 2 लेमडा आई, 4 और 3 लेमडा जे, 1 और 5 लेमडा के। समीकरण फर्स्ट देख रहे हो। अब ये जो रेखा है जो इस दोनों बिंदु से होकर जा रही है वह एक्स वाई तल को किसी न किसी बिंदु पर काट रही है। मान लेते हैं, माना यह रेखा एक्स वाई तल को जब एक्स वाई तल कह रहा है यानी Z0 एक्स कोमा वाई कोमा 0 पर काटती है और यही ज्ञात करना है। प्रश्न पढ़ लेना, कह रहा है कि उस बिंदु को ज्ञात करो जिस बिंदु पर इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा एक्स वाई तल को काटती है। तो हमने उस एक्स वाई तल में एक बिंदु मान लिया जिस पर जाकर के हाईलाइन जो है काटती है, और हमने जेड को 0 क्यों माना? क्योंकि सिर्फ एक्स वाई तल को काटती है, तो जेड तो उसमें है नहीं। चलो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब जान गए कि इसी बिंदु पर जाके मिलेगी तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस 0k। देख लो, अब समीकरण फर्स्ट से आर के जगह पर ही रखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस 0k बराबर में ही लेंगे 3 प्लस 2 लेमडा आई प्लस 4 माइनस 3 लेमडा जे प्लस 1 प्लस 5 लेमडा के। तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो x का तुलना इसके साथ i का गुणांक तुलना होगा, तो x बराबर मिलेगा 3 प्लस 2 लेमडा, y बराबर मिलेगा 4 माइनस 3 लेमडा, और 0 बराबर मिलेगा 1 प्लस 5 लेमडा। तुलना हो गया। तुलना हुआ तो 0 वाला पहले सॉल्व करो, तो 5 लेमडा बराबर -1, तो लेमडा इक्वल टू -1/5, -1/5 यहाँ पुट करो तो y इक्वल टू आएगा 4
माइनस आई माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 1/5 गुना होगा तो हो जाएगा 3/5। देखो लेमडा के जगह 1/5 रखोगे, गुना होगा 3/5, 5 का 20, 3 23/5, वाई का मान आ गया 23/5। और यही -1/5 जब यहाँ आएगा तो हो जाएगा 3 - 2/5, तो 5 3 15 में से 2 गया, x का मान हो गया 13/5। अब देखो x का मान 13/5 मिल गया, y का मान 23/5 मिल गया, और लेमडा का मान -1/5 के सहायता से ये दोनों मिला। तो जब x मिलिए गया, y मिलिए गया, x मिलिए गया, y मिलिए गया, z का मान 0 पता है, तो बिंदु नहीं मिल गया, यही ना ज्ञात करना था, कटान बिंदु। तो साफ शब्दों में लिख दो, अतः वह बिंदु x, y, 0 बराबर 13/5, 23/5, 0। x का मान x के सामने, y का मान y के सामने, और 0 के सामने 0, बिंदु मिल गया। इतना बना दोगे तुम्हें 5 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक ये आपके एग्जाम में 2 बार आ चुका है और पहले 7 नंबर में आया था, अब तो 5 नंबर में बड़ी आसानी से आ जाएगा। सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर लेना भाई, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाएगा और आपसे नहीं बनेगा तो पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो जब बता दे रहे हैं कि भाई बना लो, इंपॉर्टेंट है, तो मैं भी आ सकता है। चलो अब एक आखिरी 5 नंबरिया क्वेश्चन देखते हैं, जिसे हम ग्राफ है शायद, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको देख लो। आखिरी 5 नंबरिया क्वेश्चन, इस सेट में हम ग्राफ को लेके आए हैं, और अभी तक आप ग्राफ नहीं समझ पाए हो, कोई दिक्कत है तो देख लो, इसमें समझ लेना, सीख लेना, बन जाएगा तो बढ़िया है, क्योंकि ग्राफ तो कंफर्म है, वो तो आएगा ही आएगा। चाहे जिस तरह से आए, ग्राफ को आना ही है। आप टारगेट लेके जाना, 4 गो 5 नंबरिया बनाना है, तो उसमें एगो तो आपका ग्राफ होना ही चाहिए। चलो, z = 600x + 400y का अधिकतमीकरण करें। z = 600x + 400y का अधिकतमीकरण करें यदि x + 2y <= 12, 2x + y <= 12, 4x + 5y > 20, x > 0 और y > 0। ये फर्स्ट समीका, सेकंड, थर्ड और ये 4 अधिकतमीकरण करना है, अधिकतम मान निकालें। देख भाई, असमीका फर्स्ट का संगत समीकरण लेने पर, तो x + 2y = 12, मान सारणी बना लो, x 0 तो y हो जाएगा 6, और y 0 तो x हो जाएगा 12। असमीका सेकंड का संगत समीकरण लेने पर, सेकंड यही ना है, 2x + y = 12, मान सारणी बनाओ, x के जगह 0 तो y 12, और y जगह 0 तो x हो जाएगा 6, y 0 करोगे तो x 6, इतना तो सबको निकालने आता होगा। असमीका थर्ड का संगत समीकरण लेने पर, तो थर्ड क्या है, 4x + 5y
बराबर 20, मान सारणी बनाओ भाई। एक्स वाई, एक्स के जगह 0 तो वाई हो जाएगा 4, वाई जगह 0 तो एक्स हो जाएगा 5। हो गया। इतना करने के बाद हम ग्राफ खींचेंगे। आई वाला तो हर कोई जानता है, प्रथम चतुर्थांश होगा। तो ग्राफ खींचेंगे तो हम इस प्रकार से ग्राफ खींचेंगे। एगो एक्स है, एगो एक्स डैश है, एगो वाई है, एगो वाई डैश है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खींच दिया। अब देख भैया 0 6, एक्स पर 0 वाई पर 6, एक्स पर 0 वाई पर 6, ये है 0 6। 12 0, एक्स पर 12 वाई पर 0, ये है 12 0, 12 0। आई हो गया आपका 0 6। आई हो गया आपका 0 6। मिला दो इसे, खूब आराम से ऐसे मिलाओगे, मिल गया। नाम इस पर लिख सकते हो, जो भी लिखना हो। क्या है, x प्लस 2y बराबर 12, लिख दो कहीं, x प्लस 2y बराबर 12। हो गया। अब क्या करते हो, इसको खींचो, x बराबर 0 y बराबर 12, x पर 0 y पर 12, तो x पर 0 y पर 12 यहाँ मिलेगा। ये हो गया 0,12। फिर कह रहा है x पर 6 y पर 0, तो x पर 6 y पर 0 है, ये आपका 6,0 बार लिख सकते हो इधर 6,0। अब इसको मिला दो, तो ऐसे इसे मिलाओगे ना, इसका नामकरण कर सकते हो। क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 12, लिख दो कहीं, यहीं लिख देते हैं 2x प्लस वाई बराबर 12, इसके लिए हो गया। अब x पर 0 y पर 4, x पर 0 y पर 4 है, बोल सकते हो आप इसे कहीं इधर खींच के 4,0 ऐसे नीचे भी दिखा सकते हो। x पर 5 y पर 0, x पर 5 y पर 0 है, इसको दिखा सकते हो इधर खींच के 5,0। इसको इधर खींच के साफ शब्दों में दिखा दो 6,0। देख रहे हो। अब हाई एगो मिला है, यहाँ हाई एगो मिला है, इसको मिला दो, तो मिलाते हो इस तरह से, तो ऐसे मिलेगा। देखो तो इसका जो खींचे हो इसका नाम लिख दो 4x प्लस 5y बराबर 20, तो 4x प्लस 5y बराबर 20 इसका हो गया। सबका हमने लिख दिया। अब पता करना है कि कौन सा भाग कलर होगा। तो ये तीनों ही लाइन मूल बिंदु से नहीं गया है, तो मूल बिंदु रख के चेक कर लो, यस आएगा तो अंदर, नो आएगा तो बाहर। चलो सबसे पहले x प्लस 2y बराबर 12 का चेक करते हैं। तो x प्लस 2y 12, इस लाइन को चेक कर रहे हैं, इसको 0 रखो, 0 रखो, 0 0 रखने से 0 आएगा, और 0 छोटा होता है 12 से, 0 छोटा होता है 12 से, तो जवाब होगा यस होता है। तो इसका अर्थ है कि इस लाइन के अंदर रंग आएगा, क्योंकि 0 0 इस लाइन के अंदर ही है, 0 0 है, ये इसी को रखा जा रहा है। अब इस लाइन को चेक करो, इस लाइन को, और ये लाइन है 2x प्लस वाई 12, 2x प्लस वाई 12, यहाँ 0 यहाँ 0, 0 जोड़ 0, 0 छोटा होता है 12 से, यस 0 छोटा होता है 12 से, यानी इस लाइन का भी इजाजत है अंदर कलर करें, क्योंकि 0 0 ये है जो कि इसमें रखने से सेटिस्फाइड हुआ, तो इसके अंदर ही रंगना है और इसके अंदर ही रंगना है। अब इससे पूछो, इसमें 0 0 रखो, 4x प्लस 5y वाला में 4x प्लस 5y में 0 0 रखोगे तो 0 जोड़ 0 0 होगा। 0 बड़ा होता है क्या 20 से? नहीं, 0 बड़ा नहीं होता है 20 से, यानी यहाँ जवाब नो मिल रहा है,
इसका अर्थ है कि इस लाइन के अंदर कलर नहीं होगा, इसके बाहर कलर होगा। तो इस लाइन के बाहर कलर करना है, इस लाइन के बाहर कलर करना है, इस लाइन के अंदर कलर करना है, इस लाइन के अंदर कलर करना है। तो जब इसके बाहर इसके अंदर इसके अंदर, दैट मीन्स है ना, तो हम इसी को कलर कर देंगे। और प्रथम चतुर्थांश में ही हाई नहीं कलर होगा, हाई लाइन हाई नहीं कलर होगा, क्योंकि हाई दोनों का कह रहा है कि जो भी काम होगा प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो प्रथम चतुर्थांश हाई ना होता है जी, इसी में काम करना है। तो इसका बात मानो तो प्रथम चतुर्थांश में कलर करो, इसका बात मानो तो इसके अंदर कलर करो, इसका बात मानो तो इसके अंदर कलर करो, इसका बात मानो तो इसके बाहर कलर करो, सबका बात मानो तो यही कलर करो जो हमने कलर कर दिया। समझ में आया? अब देख भैया, ये जो कलर हो गया आपका, इसमें यहाँ एगो बिंदु है जिसका निर्देशांक हाई है, यहाँ एगो बिंदु है जिसका निर्देशांक हाई है, इस बिंदु का निर्देशांक पता नहीं है, इस बिंदु का निर्देशांक हाई है, इस बिंदु का निर्देशांक हाई है। अब इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो इसको और इसको कहीं विलोपन विधि से रफ में हल कर लो। कैसे हल करोगे? तो 2x प्लस वाई बराबर 12 है और x प्लस 2y बराबर 12 है, x प्लस 2y बराबर 12 है। अब ऊपर वाले में 2 से गुना कर लो ना, तो नीचे 2 से गुना कर लो, ऊपर 2 से गुना करो या नीचे 2 से गुना करो, कहीं से भी हल करो। चलो नीचे 2 से गुना करते हैं तो ही 2x, यहाँ 2 से गुना होगा तो ही 4, यहाँ 2 से गुना होगा तो ही 24, हल कर देंगे घटा देंगे तो 2x खत्म, y में से 4y जाएगा तो -3y, अब 12 में से 24 जाएगा तो -12, 3 चौका 12, यानी y का मान 4 आ गया। अब y का मान 4 आ गया तो यहाँ 4 रख दो, 4 जाके घट जाएगा, 12 में से 4 गया 8, 8 में 2 से भाग लगेगा 4, यानी 100 का मान 4 आएगा। तो जब x का मान 4 y का मान 4 दोनों सेम आया तो इस बिंदु का निर्देशांक 4,4 हो गया, जिसे आप विलोपन विधि में हल करके निकाले हो। और रफ में कहीं हल किए हो, सामने हल नहीं करना है, कहीं रफ में विलोपन विधि से सॉल्व करके निकाल लेना है। ठीक है, हो गया। अब चलो जी, अब यहाँ आ गया कौन सी 4,4। अब नामकरण कर दो, इस बिंदु का नाम A ले लो, इस बिंदु का नाम B ले लो, इस बिंदु का नाम C ले लो, इस बिंदु का नाम D ले लो, इस बिंदु का नाम E ले लो और खूब आराम से कोणीय बिंदु बनाओ। अब मेरे पास जगह कम है तो हम इधर तो मिटाएंगे, चलो इधर से मिटा देते हैं और बनाते हैं कोणीय बिंदु। इस तरह से कोणीय बिंदु z बराबर लिख सकते हो 600 x प्लस 400 y। अब रखो a कितना है, a 50 b कितना है, तो b है 60 c कितना है 44, c है 44, d कितना है 06, d है 06 और e कितना है 40, e है 40। अब इसको पुट करो, इसमें x के जगह 5 रखोगे तो 3000 आएगा, 6 से 5 3000 और 0 रखोगे तो 0, 6 रखोगे तो 6 3600, तो सीधी सी बात है z बराबर 3600 आएगा इसको रखने से। 4 रखोगे तो 4 रखोगे तो 6 चौका 24, 4 रखोगे तो 1600, 24 से 16 से 4000, इस तरह से। 0 6 रखोगे तो 0 6 चौका 2400, 2400 हो जाएगा। 4 0 रखोगे तो 6 चौका 2400, ये 2400 हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ कौन है, तो ये है, यही हमारा अधिकतम मान है। तो नीचे लिख दो, यहाँ ग्राफ के नीचे अधिकतम मान बराबर 4000 हो गया आपका आंसर, देख रहे हो। तो ये ग्राफ हो गया, एगो ग्राफ पक्का रहेगा। तो प्रैक्टिस के लिए हमने अभी तक 2 ग्राफ बता दिया, 3D वेक्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन, हर एक प्रकार के चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने बनवा दिया है और भी खोज के बनवा ही देंगे। तो आगे का सेट देखते रहिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।